नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार की। जिस समय यह सुधार प्रस्तावित किया गया था उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और भारत के वायसराय चेम्स्फोर्ड थे। इसमें कुछ अनुशंसाएं की गई थीं। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने जब इसकी घोषणा की तो इसमें कुछ अनुशंसाएं थीं जिसके आधार पर आगे चलकर 1919 में मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 को प्रकाशित किया गया था या अधिनियमित किया गया था। 1917 में इसकी घोषणा हुई। 1918 में मॉन्टेग्यू इंग्लैंड से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत परिषद इंग्लैंड में स्थित थी और भारत सचिव वहीं से काम किया करते थे, तो 1918 में भारत सचिव भारत आए। शिमला में तत्कालीन वायसराय चेम्स्फोर्ड और अन्य प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ बैठकें की और तब जाकर इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के बारे में तिलक ने कहा था कि यह उषा विहीन सूर्योदय है। कुछ उदारवादियों ने इसे भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसी रिपोर्ट के प्रकाशित किए जाने के बाद अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन भी कर दिया था। विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं थीं। आइए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बातें निहित थीं जिसके कारण लोग एक मत नहीं हो पाए। एक एक करके उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा के पीछे के कारणों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अंग्रेजी नीति से भारत के जनमानस में असंतोष बहुत तीव्र गति से और व्यापक तरीके से फैल रहा था। ये सबसे प्रमुख कारण था। दूसरा कारण था कि उस समय तक मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आ गई थी जिसमें अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के संदर्भ में अक्षम बताया गया था। सक्षम नहीं बताया गया था, अक्षम बताया गया था। तीसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था 1914 में, जो 1918 तक चला। इस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की नितांत आवश्यकता थी अंग्रेजों को। ये भी एक कारण था कि वो भारतीयों को संतुष्ट करना चाहते थे अपने तरीके से। चौथी बात, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाना। उससे पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो एक अधिवेशन हुआ था मंच साझा करके 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उसमें कुछ बातें प्रमुख थीं। सबसे पहले गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया था एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। तो जो ये लोग, एओ ह्यूम ने जिस प्रकार 1 मार्च 1883 को भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि हम लोग अकेले कितने भी गुणवान हों, अकेले शक्तिहीन ही कहलाएंगे। बड़ा काम करने के लिए आपसी सहयोग आवश्यक होता है। तो वही बात यहाँ पर चरितार्थ होती है कि 1916 से पहले गरम दल और नरम दल अलग अलग थे, लेकिन इस अधिवेशन के बाद ये दोनों दल मिल गए
अर्थात कांग्रेस की पुरानी वाली शक्ति फिर से वापस लौट आई। दूसरी बात कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में खलीफा को यथोचित सम्मान और यथोचित सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों ने भारत में एक मुहिम छेड़ी, जो एक आंदोलन चलाया जो इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खिलाफत आंदोलन से पहले इन्होंने एक निर्णय लिया, मुस्लिम लीग ने, कि कांग्रेस के साथ मंच साझा करेंगे 1916 में, और उसी साझे मंच पर कुछ सम्मिलित समझौते हुए थे। अंग्रेजी सरकार इससे भयभीत हो गई, क्योंकि स्थितियां उसके विपरीत थीं। वह फूट तो अभी डाल नहीं सकती थी इन परिस्थितियों में दोनों के बीच में, तो कुछ सुधार के बहाने वह इन परिस्थितियों से निपटने का प्रयास कर रही थी। इसके अतिरिक्त होम रूल लीग तिलक ने शुरू कर दिया था। उसके कुछ समय के बाद एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कर दी। ध्यान रहे, तिलक के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का नाम होम रूल लीग आंदोलन था और एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन कहलाए। तो होम रूल लीग आंदोलन चल चुका था, चूंकि कांग्रेस पर से लोगों का भरोसा कहीं न कहीं उठता जा रहा था, तो होम रूल लीग आंदोलन का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके परिणाम हमें देखने को भी मिले तात्कालिक रूप से कि 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया गया था। इनका महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया था। इससे भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को भय हुआ। इन्हीं सारी परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 1917 में एक घोषणा की, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा के नाम से जानी जाती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी कि पहली बार भारतीयों को स्वशासन के विकास का आश्वासन दिया गया था। लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी गई थी। उसमें शर्त क्या लगाई गई थी कि भारतीयों को स्वशासन एक बार में न देकर कई चरणों में दिया जाएगा। उन चरणों का निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा, उन चरणों के निर्धारण का आधार भारतीयों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास होंगे। अर्थात चरण कितने और चरणों की संख्या भारतीयों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर करेगी और उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्रगति पर आधारित होगी कि भारतीय कितना सक्षम है शासन चलाने के लिए। इन प्रयासों और प्रगति का निर्धारण भारत सरकार करेगी। भारत और ब्रिटिश सरकार सम्मिलित रूप से करेगी। इन चरणों का, इन प्रगतियों का निर्धारण दोनों मिलकर सम्मिलित रूप से करेगी कि कितना हिस्सा भारतीयों को शासन चलाने के लिए दिया जाए या फिर कब तक दिया जाए। इन सभी बातों का निर्धारण ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार मिलकर करेगी। दूसरी जो विशेषता थी वह थी कि पहली बार भारत को
ब्रिटेन के अन्य डोमिनियंस की तरह, अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी, जो आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। साथ ही साथ इनको राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार दिया जाता भारतीयों को। यह थी इसकी प्रमुख विशेषताएं जो पहली बार इसमें वर्णित की गई थी अभी तक के संवैधानिक सुधारों के इतिहास में। तीसरी बातें जो प्रस्तावित थीं, जो प्रमुख विशेषता थी इस घोषणा की, कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाएगी। ध्यान रहे यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन 1935 में प्रांतों से हटाकर केंद्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। चौथी बात तीसरी बात की प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी। ये सारी बातें पहली बार हो रही थी, इसलिए यह घोषणा इतनी संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन या वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में किया था। द्वैध शासन प्रणाली के तहत क्या होते थे कि सरकार को दो भागों में, इसको तीन बातों से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। द्वैध शासन प्रणाली में सबसे पहले विषय का विभाजन कर दिया जाता। विषय का विभाजन, उसके बाद सरकारें, विषय का विभाजन किया जाता था। एक होता था हस्तांतरित, दूसरा होता था आरक्षित। हस्तांतरित विषय में लोक कल्याणकारी विषयों को रखा जाता था, जो आजकल हम लोग स्थानीय स्वशासन के दायरे में जिनको हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में स्वतंत्रता के बाद। और आरक्षित विषय क्या हुआ करता था, इसमें प्रमुख बातें हुआ करती थी, जैसे वित्त व्यवस्था, संचार व्यवस्था, विदेश मामले और बहुत सारे प्रमुख मामले हुआ करते थे जिनका लोक कल्याण से कोई विशेष संबंध नहीं हुआ करता था, उनको आरक्षित विषय में रखा जाता था। और इसलिए सरकार दो भागों में, कार्यपालिका दो भागों में विभाजित हो जाया करती थी। एक जो जनता के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी, एक जनता के प्रति अनुत्तरदायी हुआ करती थी। तो इस प्रकार विषय का विभाजन होता था द्वैध शासन प्रणाली में। विषय को दो भागों में बांटा जाता था, हस्तांतरित और आरक्षित, और कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हो जाया करता था। इस घोषणा के बाद 1918 में मॉन्टेग्यू भारत आए। शिमला में उन्होंने तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ साथ प्रमुख भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करके वो चले गए। और उनके जाने के बाद 1918 में यह रिपोर्ट प्रकाशित हो गई, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा के नाम से जानी गई। और इसी रिपोर्ट को आधार बनाया गया जब भारत परिषद अधिनियम
1919 लाया गया था। उसका आधार था यह रिपोर्ट। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1919 में कौन कौन सी प्रमुख बातें थी, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान लाए गए थे। उन सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।